नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में टैक्सेशन की, है ना। इससे पहले भी हम लोग कई क्लासेस कर चुके हैं, तो आप लोगों ने वो क्लासेस देख ली होगी, और अगर ना देखी हो तो उनको देख लीजिए। तो ये एक सीरीज समझ में आपको आएगी। चलिए टैक्सेशन स्टार्ट करते हैं कि भारत में टैक्स कौन से प्रकार का होता है और जो भारत के बाहर भी कौन कौन से प्रकार के टैक्स होते हैं, ये सब देखते हुए और आज हम इस व्यवस्था को समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रोग्रेसिव टैक्स की, है ना। टैक्स को हम लोगों ने चार भागों में बांटा हुआ है बेसिकली, एक दो तीन चार, है ना। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स, फिर है प्रोपोर्शनल टैक्स, उसके बाद है रिग्रेसिव टैक्स और डी रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो ये चार प्रकार हैं। तो चलिए भैया सबसे पहले वाला देख लेते हैं। जो प्रोग्रेसिव टैक्स है वो क्या कहता है, यहाँ पर प्रगतिशील टैक्स और प्रगामी टैक्स भी इसी को कहते हैं। तो जो अधिक आय वाले लोग होते हैं ना, उन पर लगता है ये। अधिक आय वाले मतलब समझ रहे हैं ना, एक क्राइटेरिया होता है अमीरों का, है ना। तो एक एक प्रकार से हम लोग एक शब्द में इसको लिखें तो अमीर लिख सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है वो अधिक आय वाले लोगों पर लगता है, या अधिक आय पर अधिक टैक्स लगता है ये। तो जब अधिक आय किसके पास होती है भाई, अमीरों के लोग पास ही होगी ना अधिक आय, तब उस पर अधिक टैक्स लगेगा। मतलब जितनी आय बढ़ती जाएगी आपका उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है, समानुपाती टैक्स जिसको कहते हैं। तो ये इस प्रकार का टैक्स होता है कि कम आय हो आपकी या फिर ज़्यादा आय हो, लेकिन टैक्स आपको समान ही देना पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो ये होता है आपका समानुपाती टैक्स, है ना। कम या ज़्यादा आय पर समान टैक्स। ठीक, फिर इसके बाद आता है रिग्रेसिव टैक्स। वो क्या होता है, प्रतिगामी टैक्स। जो कम आय होती है ना उस पर टैक्स अधिक होता है, तो उसको कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरे प्रकार का रिग्रेसिव टैक्स, मतलब आय भी कम है और टैक्स जो है वो अधिक है। तो ये हो गया। फिर आता है डी रिग्रेसिव टैक्स, जो कि इंडिया में जो अभी लागू है ना वो इसी आधार पर होता है, डी रिग्रेसिव एक्ट पर, अधोगामी इसको कहते हैं। भारत में यही लागू है। आय के साथ क्या होगा, अगर आपका आय बढ़ेगा लेकिन एक स्तर के बाद जो टैक्स होगा ना वो समान हो जाएगा। कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आय का ग्राफ हमारा जाता है ना वो इस प्रकार से जाता है, लेकिन फिर एक एक क्राइटेरिया है, उसके बाद रुक जाता है और टैक्स इतना ही आपको देना पड़ता है, चाहे फिर आय कितनी भी ऊपर आपको चली जाए, है ना। तो ये होता है आय के साथ, मतलब आय आपकी कितनी भी बढ़ती रहे लेकिन एक स्तर पर आपका, जैसे अभी इंडिया का है ना, जैसे आपका कितना भी आय बढ़ती जाए लेकिन फिर 30% से आगे नहीं लगेगा टैक्स। तो जो जियो वगैरह हैं, बड़ी बड़ी टाटा वगैरह हैं, इनको 30% अपना जो टैक्स है वो अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो डी रिग्रेसिव एक्ट जो टैक्स है वो पी और पी का मिश्रण है। पी और पी का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रोपोर्शनल टैक्स, इन दोनों का ही मिश्रण है जो भारत यहाँ पर अपने यहाँ पर अपनाता है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ था, प्रोग्रेसिव में दिया होता कि अधिक आय होगी तो अधिक टैक्स देना पड़ेगा, है ना। प्रोपोर्शनल में दिया होता चाहे भैया कम आय हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन टैक्स आपको समान देना पड़ेगा। तो इन दोनों का ही मिश्रण भारत ने अपनाया है। पी और पी प्लस पी का मिश्रण आप लोग याद रखना डिग्रेसिव टैक्स में। ठीक है, तो ये किस आधार पर काम करता है, आईटीआर पर काम करता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पर। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। चार प्रकार के हम लोगों ने जो टैक्स है वो देखे हुए थे, कौन कौन से वो हम लोगों ने एक वन बाई वन देख लिए हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स और डी रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, मतलब एक को बोलते हैं हिंदी में भी देख लीजिए प्रगतिशील टैक्स, एक को समानुपाती टैक्स, प्रतिगामी टैक्स और अधोगामी टैक्स। ठीक है, जो भारत में है वो अधोगामी टैक्स है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या था, अधिक आय अधिक टैक्स। प्रोपोर्शनल में है कम या अधिक आय हो लेकिन टैक्स आपको समान देना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिगामी में क्या था, आय चाहे भले ही कम हो लेकिन टैक्स आपको अधिक देना पड़ेगा। ठीक, ये देखा जाए ना, जो रिग्रेसिव टैक्स है ये वर्ल्ड में कहीं भी लागू नहीं होता है, लेकिन ये एक प्रकार का टैक्स बनाया गया है कि हो सकता है आपका ऐसा टैक्स कहीं किसी देश में देखने को मिल जाए आगे आने वाले दिनों में, लेकिन अभी तक कहीं पर ये नहीं अपनाया गया है। ठीक, फिर है डी रिग्रेसिव एक्ट, वो भारत में अपनाया गया है, वो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब भैया देख लेते हैं टैक्स के प्रकार। टैक्स के प्रकार कौन कौन से हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, सबने पढ़ा होगा ये कौन कौन से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो डायरेक्ट मतलब जिस व्यक्ति पर लगेगा टैक्स उसी को अदा करना पड़ेगा, वो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। मतलब नॉर्मली भाषा में हम लोग समझेंगे तो उसको ऐसे ही समझेंगे कि जिस पर लगाया गया है वही इसको देता है वही व्यक्ति, तो वो हो जाता है प्रत्यक्ष टैक्स। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ना, तो इस पर कोई टैक्स लगाया गया तो यही अगर दे रहा है तो वो हो गया भैया डायरेक्ट टैक्स। जैसे इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे आयकर निगम कर ये जो होते हैं ना, ये सब टैक्स इसी में आ जाते हैं। फिर एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है
कि भैया ये दिखने को तो लगेगा कि किसी व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, लेकिन देगा कोई और जाएगा ये किसी और के नाम से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, मान लीजिए कोई शिक्षा संस्थान है, बड़ा शिक्षा संस्थान है, ठीक है। तो शिक्षा संस्थान जो फीस लेता है, तो वो टैक्स जो लगता है ना, वो स्टूडेंट पर नहीं लगता है ना। स्टूडेंट पर अगर लेता रहेगा टैक्स तो कैसे पता चलेगा, लेकिन देता है इसको स्टूडेंट ही। जब आप लोग कहीं बड़े कोचिंग संस्थान में या बड़े कॉलेज में जब फीस अदा करते हो, तो वहाँ पे आपको टैक्स लग जाता है वहीं पर, है ना। लेकिन इसको देगा कौन? जो टीचर है, जो संस्थान है ना, वो आपका टैक्स अदा करता है और वो जाता उसी के नाम है ना। तो ये हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है ना। तो मोबाइल जब आप खरीदने जाते हो तो आप मोबाइल का टैक्स दे के आते हो, लेकिन जो मोबाइल का बेचने वाला होता है ना, ये इसका टैक्स जो है जमा करता है, मतलब हमारे देश को, है ना। तो ये जाएगा किसके? दे कौन रहा है? इसको दे आप रहे हो, लेकिन ये जा किसके नाम से रहा है? ये दुकानदार के नाम से जा रहा है ना। इस प्रकार के जितने भी टैक्स होंगे वो अप्रत्यक्ष का जो है अप्रत्यक्ष में आ जाएंगे। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स है ना, वो कौन कौन से टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स जोड़े जाते हैं? केंद्र में, मतलब सेंट्रल में और स्टेट में, है ना। दोनों में देख लेते हैं। तो देखिए सेंट्रल में कौन कौन से देखे जाते हैं? आयकर, निगम कर, ये दोनों इसी में जोड़े जाते हैं। पूंजी लाभ कर, ब्याज कर और लाभांश कर, उपहार कर, मतलब जो आप उपहार मतलब जो दोगे ना किसी को, तो वो भी कहाँ पर आएगा? वो इसी में आ जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। और प्रतिभूति व्यापार कर, ठीक है। तो ये गिफ्ट जो देना है ना, ये गिफ्ट वगैरह भी इसी में आ जाता है। अब गिफ्ट की बात करें तो मान लीजिए गिफ्ट आप किसी को चॉकलेट दोगे तो क्या इस पर टैक्स लग जाएगा? इस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी गिफ्ट आप यदि 50,000 तक का दे रहे हो ना, 50,000 प्लस का, तब उस पर टैक्स लगता है। तो जो भी आप गिफ्ट दो वो 50,000 से नीचे का ही देना है ना। आईफोन दोगे तो आईफोन तो महंगा पड़ जाएगा आपको, है ना। तो 50,000 से नीचे का यदि कोई गिफ्ट दे रहे हो तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उस पर आपका टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन यदि 50,000 से ऊपर का आप टैक्स गिफ्ट किसी को देते हैं तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो कौन कौन से आए केंद्र सरकार में? आयकर, निगम कर, पूंजी लाभ ब्याज कर, लाभांश कर और गिफ्ट कर, और ये हो गया आपका प्रतिभूति व्यापार कर, ठीक। ये हो गए। फिर राज्य के द्वारा कौन कौन से लगाए जाते हैं डायरेक्ट टैक्स में? तो भू राजस्व, कृषि आय पर कर, है ना। भू राजस्व टैक्स आपका यहीं से लगेगा। कृषि पर जो लगेगा, भूमि किसकी होती है? राज्य का विषय होती है। कृषि किसका विषय होती है? राज्य का विषय होती है। तो ये हो गया। व्यवसाय पर जो कर लगेगा वो भी होटलों पर, होटल जिस राज्य में होगा वही उस पर टैक्स लगाएगा, है ना। अचल संपत्तियों पर, संपत्ति तो वैसे भी राज्य ही देखता है ना। और रोजगारों पर कर, जो रोजगार है उन पर जो कर लगाया जाता है। और जो आपका रोड टैक्स भी लगाएगा वो भी कौन लगाएगा? यहाँ पर लगाएगा आपका राज्य। तो ये सब आ गए आपके डायरेक्ट टैक्स में, ठीक। फिर देख लीजिए आप यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? ये सेंट्रल के और स्टेट के दोनों के देख लेते हैं। और यहीं पर मैं बता दूं आपको कि जो जीएसटी है ना, वो इसी इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बना हुआ है, क्योंकि जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी में जो टैक्स आपके लगाए गए हैं ना, वो इन्हीं टैक्सों को जोड़ा गया है ना। तो इनमें से कौन कौन से टैक्सों को जोड़ा है वो भी हम अभी देख लेंगे। लेकिन पहले समझते हैं, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो कौन कौन से हैं, सेंट्रल द्वारा और आपके स्टेट द्वारा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रल द्वारा कौन से हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, है ना। सीमा शुल्क आपका जो लगाया जाएगा वो यहीं पर लगाएगा अप्रत्यक्ष कर में केंद्र सरकार द्वारा, ठीक। केंद्रीय व्यापार कर, आपका जो सेंट्रल ट्रेड होगा वो कर जो लगाया जाएगा वो भी सेंट्रल द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में। और केंद्रीय बिक्री कर, ठीक है। ये आप इतने याद रख लेना, कहीं भी आपसे एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक। फिर आती है बात कि भैया स्टेट के कौन कौन से कर ऐसे आते हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में जोड़े जाते हैं। तो शिक्षा पर जो कर लगाया जाता है, शिक्षा का उपकर, वो इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। परिवहन कर, परिवहन कर कैसे? जैसे देखिए शिक्षा पर कैसे, शिक्षा पे तो मैंने एग्जांपल दिया ही है कि जो बड़ी कोचिंग संस्थान होगी उसका टैक्स बेसिकली कौन देगा? स्टूडेंट ही देता है। जब आप फीस जमा करने जाते हो तो स्लिप पर बाकायदा उस पर टैक्स भी लगाया जाता है कि इतना आप पर टैक्स लगाया गया है, तो वो आप दे दो संस्थान को। लेकिन जो सरकार वसूलती है वो कौन दे, किससे वसूलेगी? तो वो वसूलेगी संस्थान से। तो नाम कितना किसका होता है? संस्थान का, कि भैया इतना इतना टैक्स हमने इस संस्थान से वसूला। लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स है, दिया किसने? आपने, लेकिन गया किसके नाम? संस्थान के नाम, ठीक है। ये हो गया। अब परिवहन कर, भाई परिवहन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। परिवहन में भी जो आप परिवहन खरीदने जाओगे तो वो पे आप करोगे, लेकिन जो जो शोरूम वाला होगा पे स्लिप उसके नाम बनेगी और वो जो है टैक्स अदा करेगा
सरकार को, है ना। तो वो भी इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। वैट हो गया, है ना। व्यापार कर हो गया, बिक्री कर हो गया, विज्ञापन पर कर हो गया। विज्ञापन कर पर कर जो होता है वो भी, उसमें भी ऐसे ही होता है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क पर होता है। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर होता है ना। वाहनों पर कर पहले ही पढ़ लिया है, परिवहन और वाहन एक ही बात हो गई। सट्टेबाजी पर कर हो गया, चुंगी कर, विद्युत पर कर और शुल्क और मनोरंजन कर। इतने आप लोगों ने देखे कि ये राज्य में मतलब स्टेट के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं। कौन कौन से, एक बार और देख लेते हैं। शिक्षा पर उपकर, परिवहन कर, है ना। वैट वैल्यू एडेड टैक्स हो गया यहाँ पर। व्यापार कर जो आप लग रहा है वो हो गया। बिक्री कर हो गया। विज्ञापन पर कर जो लगाया जाता है वो भी यहाँ पर स्टेट के द्वारा ही लगाया जाता है। स्टाम्प और पंजीयन शुल्क जो होता है वो भी स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर जो लगाया जाएगा वो स्टेट का लगाया जाएगा। कैसे, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस की पेट्रोल और डीजल बेचे जाते हैं, है ना। तो वो यही होता है कि डीजल और पेट्रोल पर जो बिक्री कर लगाता है ना, गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट की अलग अलग लगाती है। जैसे दिल्ली में थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा, यूपी में थोड़ा और महंगा, एमपी में आप जाओगे तो बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाता है ना। तो ये हो गया। फिर आपका चुंगी कर हो गया, यहाँ पर सट्टेबाजी पर कर हो गया। विद्युत पर लग गया। विद्युत पर भी कर जो लगता है वो अपने अपने अकॉर्डिंग राज्य लगाता है। किसी स्टेट में विद्युत आपको सस्ती मिल जाएगी, किसी में महंगी मिलेगी, है ना। और मनोरंजन पर जो कर लगाया जाता है वो भी, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि भैया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से कर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स ही जो है वो है जीएसटी, है ना। जीएसटी को अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जीएसटी जो बना था ना, तो जो जीएसटी 2017 में हमारा आया था 1 जुलाई 2017 से, तो उसमें हमें ये देखना है कि भैया जीएसटी में जो समाहित अप्रत्यक्ष कर जो कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स इसमें जुड़ गए थे। तो पहले तो देखेंगे कि केंद्र द्वारा कौन कौन से और राज्य के द्वारा कौन कौन से, साथ साथ देखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ से जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जुड़ा था केंद्र सरकार का, वहीं पर राज्य सरकार का कौन सा यहाँ पर जोड़ दिया गया था जीएसटी में, तो वो जोड़ा था राज्य वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर एक और जोड़ दिया गया था उत्पाद शुल्क, किस पर, औषधि और प्रसाधन पर। मतलब जो प्रसाधन होते हैं और औषधि के जो वस्तुएं होती थी उन पर उत्पाद शुल्क जो लगाया था वो भी केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में समाहित कर दिया गया। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, है ना। विशेष वस्तुओं पर जो लगाया जाता है, लग्जरी कार है, लग्जरी कार वगैरह जो आती है ना, इन पर जो लगाता था कौन, स्टेट, वो इसने यहाँ पर कर दिया। फिर बात करते हैं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कपड़ा और कपड़ा उत्पादन पर। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड के जो होते हैं ना वो भी जीएसटी के दायरे में आ गए। जब भी आप देखिए कोई भी ड्रेसेस खरीदने जाते होंगे बड़े शोरूम वगैरह में, तो उस पर आपका बिल प्रॉपर लगता होगा और उस पर लिखा रहता होगा कि जीएसटी, उस पर जीएसटी कितना लगाया गया, है ना। तो ये जीएसटी के दायरे में रखा गया, है ना। फिर आता है यहाँ पर अतिरिक्त तट कर। तो अतिरिक्त तट कर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में समाहित कर लिया गया। और राज्य के द्वारा कौन सा यहाँ पर, मनोरंजन कर, है ना। मनोरंजन कर तो कर लिया गया, लेकिन स्थानीय निकायों द्वारा वसूला जाए वो यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि स्थानीय निकायों में क्या क्या आ जाता है, मनोरंजन में मेला वगैरह भी आ जाता है जो कि स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो इसको इससे बाहर रखा गया, ठीक है। तो कहीं पर अगर स्थानीय कर वगैरह लिखा हो या मेला वगैरह लिखा हो तो ये जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि ये स्थानीय जो सरकार होती है उसका दायरे में आते हैं, ठीक है। फिर विशेष अतिरिक्त तट कर यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, जीएसटी में ले लिया गया, है ना। और यहाँ पर विज्ञापन पर का जो स्टेट में था वो भी ले लिया गया, ठीक। फिर सेंट्रल सरकार के गवर्नमेंट के द्वारा सेवा कर भी ले गया, ठीक। यहाँ पर विक्रय कर ले लिया स्टेट में, है ना। फिर यहाँ पर सेंट्रल में ले लिया केंद्रीय अधिभार और उपकर, है ना, जो है ये ले लिया गया। और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब जीएसटी के दायरे में आ गई सेंट्रल के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट के द्वारा क्या क्या आ गई, लॉटरी, सट्टे, जुए कर, राज्य स्तरीय अधिभार और उपकर, सेस वगैरह जो होते हैं ना वो सब इसी में आ गए। और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो ये सारे आ गए स्टेट में, है ना। तो ये सारे किस में जोड़ दिए गए, जितने भी ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है सेंट्रल की और स्टेट की, तो ये सारे आ गए हैं यहाँ पर जीएसटी में, है ना। तो अब जीएसटी जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से आए। अब कर विभाजन में 4 रीतियाँ जो बनाई गई हैं, यहाँ पर आर्टिकल कुछ पूछे जाते हैं, वो आर्टिकल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं, एक आर्टिकल 268। इसमें क्या आता है, ये वो कर होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा एकत्र और प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन सा, जैसे देखिए स्टाम्प शुल्क,
लगाया केंद्र सरकार द्वारा जाता है, लेकिन वसूलता कौन है इसको? राज्य सरकार, है ना। औषधि और प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क, ये भी कौन लगाता, कौन है इसको? लगाता है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार इसको वसूल के देती है। तो ये कौन से आर्टिकल में था? ये 268 में है, इसको याद रखना। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? स्टाम्प शुल्क और औषधि और प्रसाधन उत्पाद शुल्क। ठीक, ये हो गया। इसके बाद एक आर्टिकल आपको याद रखना है यहाँ पर, आर्टिकल 269। इसमें क्या रहेगा? ऐसे कर रहते हैं यहाँ पर, जो कि केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं और एकत्र और संग्रहित राजस्व राज्यों को सौंप दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? संग्रहित जो रहेगा वो राज्य के पास रहेगा। ठीक, तो इसमें कौन कौन से कर आ जाते हैं? जैसे कि उत्तराधिकार और संपदा शुल्क। ठीक, ये याद रखना है। रेल का किराया, भाड़ा शुल्क, साझा बाजार में किए गए सौदों पर कर आदि, ये इसी में आ जाएंगे। और एक और आर्टिकल आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, 270 बेकर आएंगे इसमें, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाएंगे, परंतु जिनमें प्राप्त जो राजस्व और संघ एवं राज्यों में बांट दिया जाएगा। जो राजस्व यहाँ पर मिलेगा केंद्र सरकार द्वारा ये लगाए जाएंगे, लेकिन जो राजस्व वसूला जाएगा ना, तो इस राजस्व को स्टेट में और संघ में, दोनों में, सेंट्रल में, दोनों में बांट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 270 में। तो ये आर्टिकल एक दो जगह पूछे गए थे, तो मुझे लगा कि यहीं पर ये इसको बता देना चाहिए। अब आ जाता है भैया अपने पास जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी में हम लोगों ने देख लिया, सबसे पहले देखा था वस्तु एवं सेवा कर, ये कैसा कर है? तो ये था इनडायरेक्ट टैक्स, पहले ही हम लोग देख चुके हैं इसको, ये अप्रत्यक्ष कर है ना। और इसी में हम लोगों ने देख ली थी एक सेंट्रल की लिस्ट देख ली थी कि कौन कौन से इसमें मिलाए गए, और एक स्टेट की लिस्ट देख ली थी कि इसमें कौन कौन से मिला दिए गए जीएसटी में। तो वो लिस्ट आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने पूरी लिख के दी हुई है, तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से कि जीएसटी में पहले जो कर थे वो कौन कौन से कर जीएसटी में शामिल किए गए। ठीक है, ये इतना समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं, यही वो चार कर हैं, कॉम्प्रिहेंसिव व्यापार कर, मल्टी स्टेज वैल्यू एडेड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो सप्लाई बेस्ड टैक्स होगा आपका। ये मोटे मोटे मैंने यहाँ पर चार फिर से लिख दिए कि यहाँ पर समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जीएसटी से संबंधित अधिनियम कौन सा है, तो आपको ये याद रखना है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बना था वो जीएसटी से संबंधित था। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। फिर बात करते हैं भैया, संसद ने यहाँ पर 4 एक्ट पास की और राज्यों की विधानसभाओं ने एक एक एक्ट पास की, सारे राज्यों ने। ठीक है, 4 एक्ट में क्या क्या दिया है यहाँ पर? तो एक दिया सेंट्रल जीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट और इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट आईजीएसटी, और यहाँ पर दिया कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट जो क्षतिपूर्ति है वो दिया। ठीक है, तो इंटर स्टेट में जो आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड टैक्स जो है, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों में बटा हुआ होता है इसका रेशियो। तो ये अभी हमें सब समझ में आ जाएगा आगे। और राज्यों द्वारा एक एक एक्ट जो कि एसजीएसटी, स्टेट, एस का मतलब यहाँ पर क्या है? स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर जो आई का मतलब है वो इंटीग्रेटेड है, और यूटी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, यूनियन टेरिटरी, और सी का मतलब है सेंट्रल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है यहाँ पर। अब चलिए बात करते हैं, एक राज्य के भीतर जो व्यापार चलेगा वो उस पर कौन से टैक्स लगेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मैं एक मैप में आपको मोटा मोटा अनुमान करके बता देता हूँ। ठीक है, जिससे कि मोटा मोटा एक अनुमान लगा के आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर वास्तविकता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारा यूपी है। ठीक है, अब यूपी में यदि यूपी के भीतर ही मान लीजिए ये हो गया हमारा नोएडा और ये हो गया लखनऊ। ठीक है, नोएडा और लखनऊ के बीच व्यापार चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा? एक तो आपका लगेगा सीजीएसटी और एक कौन सा लगेगा? एसजीएसटी। एक सेंट्रल को तो आपको देना ही देना है, ये तो रेशियो बटा हुआ है ना, और स्टेट को भी यहाँ से जाएगा ही जाएगा, तो हो गया ये। लेकिन बात आ जाए वहीं पे महाराष्ट्र की, कि भैया महाराष्ट्र में भीतर अगर व्यापार हो रहा है तो यही सेम दो लगेंगे। कौन सा? एक तो सीजीएसटी सेंट्रल वाला, और एक लग जाएगा एसजीएसटी। ठीक है, लेकिन बात करें कि यूपी और महाराष्ट्र के बीच यदि व्यापार हो रहा है तो कौन सा लग जाएगा? फिर आपका लग जाएगा यहाँ पर आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड लग जाएगा। बात वहीं पे हम लोग कर लें दिल्ली की, कि भैया महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए व्यापार हो रहा है तो दिल्ली यूटी में आती है, तो क्या लग जाएगा? यूटी जीएसटी। ठीक, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। यहीं पर मान लीजिए अंडमान निकोबार अगर कोई व्यापार चल रहा है महाराष्ट्र से, तो यहाँ पर भी लग जाएगा आपका यूटी जीएसटी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब अगर कोई मतलब एक ही स्टेट के बीच व्यापार चल रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, लेकिन यदि दो अलग अलग स्टेटों के बीच में चल रहा है
तो फिर आपका लग जाएगा यहाँ पर IGST। IGST में दोनों इंक्लूड होते हैं, कौन सा, CGST और SGST, ठीक। लेकिन अगर किसी स्टेट का UT से चल रहा है व्यापार तो कौन सा लगेगा आपका, यहाँ पर लगा UT GST, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे ये लगाया जाता है, ठीक है, कैसे ये टैक्स लगेगा और फाइनली ये किसको देना होता है। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई A, B और C 3 लोग हैं, है ना। ये समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो आप लोग इसको समझोगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए जैसे रॉ मटेरियल यहाँ पे खरीदा है किसी कंपनी ने या किसी इंसान ने, 100 रुपये का आया, ठीक। अब रॉ मटेरियल हो सकता है अलग स्टेट से खरीदे, लेकिन हम लोग सेम स्टेट की बात यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि पहले ही लिख दिया है इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो सेम स्टेट से रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपये का, ठीक। तो रॉ मटेरियल पे क्या क्या लगेगा आपका, मान लीजिए 10 रुपये लग गया CGST और 10 रुपये लग गया SGST। ये अनुपातिक है या अपन लोग मान रहे हैं, ये फिक्स नहीं है कि 10 रुपये ही लगेगा, है ना। वो तो अलग अलग चीज़ों पे अभी हम लोग देख लेंगे ना किस चीज़ पे कितना टैक्स लगता है। मतलब 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये हमारा क्राइटेरिया है। तो इसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पर समझने की। तो समझ रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदा कितने का, 100 रुपये का, ठीक है। अब उसमें भैया 10 रुपये निकल गया यहाँ पर CGST और 10 रुपये निकल गया SGST, मतलब सेंट्रल का भी निकल गया और स्टेट का भी निकल गया। तो अब ये रॉ मटेरियल जो भी बन के तैयार हुआ तो कितने का हो गया, 120 का, ठीक है। अब आगे ये बेच देगा, ठीक है। तो ये इसमें पूरा अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा थोड़ा बहुत। 100 में इसने खरीदा था, 40 रुपये ये अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है, तो 140 में इसने सामने दे दी, ठीक है, वस्तु बेच दी। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर भी वही लगेगा, तो 10% के हिसाब से तो 14 इसका CGST लग गया, 14 यहाँ पर लग गया SGST, तो ये हो गया 168। अब ये 140 का खरीदा है तो कुछ तो इस पर कमाएगा, तो इस 60 प्लस करके अपना बेचेगा तो 200 में, ठीक है। फिर ये लग गया 20 CGST 10% और 10% SGST, तो ये जाके हो गया आपका 244 की जो भी आपका मूल्य है, जो भी वस्तु है उसका हो गया 240। अब आप कोई वस्तु खरीदने जाओगे तो वो आपको कितने में मिलेगी, 240 में। लेकिन ये देखिए आप, हर स्तर पर आपका GST यहाँ पर लग गया है, तो GST से कोई बच नहीं सकता। इससे देश को भी फायदा हो रहा है और ज़्यादा रुकावट भी नहीं हो रही है, क्योंकि GST आपका फिक्स है कि किस मटेरियल पे या किस चीज़ पर कितना देना है। यदि लग्जरी है तो 28%, बेसिक है तो 5%, है ना। और कुछ चीज़ें जो है जो 0% में रखी गई हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ फिक्स है, तो आपको ये समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, है ना, जो अदर स्टेट के लिए हो रहा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आर्टिकल 269A में रखा गया है IGST, इंटीग्रेटेड GST। तो ये रखा गया है 269A में, ठीक है। आर्टिकल भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और अब अपन लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि वैसे तो हमने समझ ही लिया है कि अगर यूपी से यूपी में ही आपका चल रहा है तो कौन सा लगेगा, 2 टैक्स लगेंगे, कौन सा, CGST और SGST, ठीक। और यूपी से यदि महाराष्ट्र में चल रहा है, ठीक है, तो कौन सा लग जाएगा यहाँ पर, IGST। IGST में यही दोनों इंक्लूड होते हैं, CGST और SGST, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि महाराष्ट्र से मान लीजिए दिल्ली चल रहा है व्यापार, दिल्ली में आयात निर्यात चल रहा है, तो कौन सा लगेगा यहाँ पर, UT GST, ठीक है। तो ये भी पूरा सेंट्रल के पास जाएगा, है ना। और UT से UT में यदि जा रहा है तो कौन सा लगेगा, UT GST या फिर इंटीग्रेटेड GST लग जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। UT हटा दीजिए, IGST लग जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो फिर अब हम लोग इसको और समझ लेते हैं कि भैया दूसरे स्टेट में अगर हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो फिर कैसा आपका टैक्स लगेगा, कहाँ पर जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका A जो है ना, ये हो गया रॉ मटेरियल सप्लायर, है ना। दूसरा हो गया प्रोड्यूसर, ठीक। तीसरा होलसेल मान लीजिए आप, और चौथा हो गया आप हो गए कस्टमर, ठीक। अब बात करते हैं, इसने 100 रुपये का मटेरियल खरीदा। यहाँ पर बात हो गई थी कि 10 ये देगा सेंट्रल स्टेट को GST के तौर पर, और स्टेट GST को देगा 10 रुपये, तो हो जाएगा इसका 120 का। अब ये कुछ प्रॉफिट कमाएगा तभी तो यहाँ पर देगा। तो भैया 100 रुपये की चीज़ पे 50 का प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पर कमाया गया, और फिर दूसरे स्टेट के लिए ये जाएगा। ये सेम स्टेट की बात चल रही है, ठीक है। अब ये दूसरे स्टेट जाएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, IGST लगेगा ना। तो IGST यहाँ पर लगा देंगे ये लोग 30 रुपया। अब IGST में ही दोनों इंक्लूड रहते हैं, तो IGST में ही मान लीजिए दोनों इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ पर हो गया CGST और SGST, तो कितना कितना लग गया है यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15, है ना। तो इसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ,
और ये चला गया दूसरे स्टेट में। ये मान लीजिए यूपी एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अब यहाँ से चला गया ये महाराष्ट्र, है ना। अब जैसे ये होल सेलर के पास पहुँचा तो फिर ये भी 50 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, है ना। तो ये 200 हो गया, 200 में जैसे ये हुआ तो फिर यहाँ पर 10% सेंट्रल जीएसटी और 10% आपकी स्टेट जीएसटी, तो 240 की हो गई, और ये 240 में कस्टमर यहाँ पर खरीद लेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो कि जीएसटी के जो दरें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले तो होता है 5%, 12%, 18% और 28%, और एक और होता है 0%। तो वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो 5% में क्या आएंगी, बेसिक चीज़ें, जैसे क्या मतलब मान लीजिए आपने गेहूँ लिया, है ना, मतलब आटा लिया, नहीं गेहूँ लिया आपने तो ये बेसिक में आएगी। तेल ऑयल कोई सा लिया तो ये बेसिक में आएगी। या मान लीजिए खाने वाली जितनी खान पान वाली वस्तुएं हैं ना, तो खान पान वाली वस्तुएं बेसिक में ही आपकी आ जाएंगी। तो बेसिक पे आपका कितना परसेंट लगेगा, 5%। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा सा लग्जरी की ओर थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं और 12% पे चलते हैं। तो 12% पे इससे जो मॉडिफाइड हो रही हैं, जैसे मान लीजिए तेल डायरेक्ट आपको मिल गया या फिर पैकेजिंग वाला मिला तो वो 12% में आ जाएगा, है ना। आपने तेल खाने वाला खरीदा वो ठीक है, लेकिन आपने अगर बालों में लगाने वाला तेल खरीदा तो वो 12% में आ जाएगा, है ना। जैसे आप लोगों ने एक केस सुना होगा नारियल तेल वाला, जब ये जीएसटी स्टार्ट हुआ तो एक नारियल तेल वाला केस बहुत आगे आया था। तो नारियल तेल में क्या था कि नारियल तेल जो है ना, केरला में वो खाया जाता है, ठीक है। नारियल तेल उस पर लिखा भी होता है, जो डिब्बा आपका आता है नारियल तेल का उस पर लिखा भी रहता है कि ये खाने वाला तेल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में नारियल तेल को बालों में यूज़ किया जाता है, खाने में तो सरसों का तेल ज़्यादा, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नारियल तेल पे एक मतलब यहाँ पर जो जीएसटी परिषद होती है उसने एक मुद्दा बैठाया और मुद्दा कोर्ट में गया कि भैया यहाँ पर तो ये जो है फ्रॉडगिरी कर रहा है, ये तो 5% में चल रहा है। तब ये केस फंस गया था कि भैया इसको 12% में रखा जाए कि 5% में रखा जाए। हालांकि जो नारियल तेल वाली कंपनी है पैरासूट, उसने अपने आप को साबित कर दिया कि हम तो भैया खाने वाला ऑयल है, तो उस पर 5% ही टैक्स लगता है, बेसिक गुड्स में वो आता है। कैसे, क्योंकि उसने कहा केरल का ये जो नारियल है केरल में सबसे ज़्यादा होता है और केरल के लोग इसको खान पान में यूज़ करते हैं। अब हम लोग तो इसको पूरे देश में फैला रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन लोग यदि इसको बालों में लगा रहे हैं तो इससे हमारा क्या मतलब, है ना। वो तो खाने वाली चीज़ है। तो इसमें ये बच गया था और वो केस बड़ा फेमस हुआ था, तो मैंने वो आपको यहाँ पर सुना दिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए 18% स्टैंडर्ड रेट्स पे पहुँच गए। 18% पे कुछ चीज़ों पे लगता है, जैसे मान लीजिए जैसे कोई कार है, मान लीजिए नॉर्मल कार है, तो उस पे लगेगा आपका 18% जीएसटी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बलेनो ले लेते हैं, है ना। बलेनो कार जो है उसकी लेंथ जो है ना 4000 mm से कम है। जो 3999 उसकी लेंथ है, और 4000 प्लस जिसकी लेंथ होती है वो लग्जरी गुड्स में चली जाती है, तो 28% उस पर जीएसटी लगता है ना। तो लग्जरीज में चली जाएंगी तो 28%, 18% पे स्टैंडर्ड और 5% पर बेसिक गुड्स, ठीक है। तो आप लोगों को ये थोड़ा अपने अकॉर्डिंग समझना है चीज़ें। और यहाँ पर देखिए कि इसके अलावा जो सीपीआई में सम्मिलित लगभग 50% वस्तु जो है ना, उन पर आज भी 0% जीएसटी रखा गया है, ठीक है, इसके दायरे में। अब बात करते हैं भैया शराब की, सबसे महंगी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ आज के लिए। तो बात करते हैं कि शराब को जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि भैया शराब पे सबसे ज़्यादा कमाई होती है स्टेट गवर्नमेंट की, है ना। तो शराब को इन्होंने बाहर इससे रखा है कि भैया इस पर तो दंगे हो जाती है यदि शराब को जीएसटी में रख देते, है ना। और शराब को जीएसटी में रखते तो शराब और महंगी हो जाती, तो लोग छोड़ते उसको, है ना। तो उसको जीएसटी से बाहर रखा है। तो ये वही दिया हो कि आयातों या अंतर्राज्यीय व्यापार पर जो केंद्र सरकार लगाती है वो कौन सा लगाती है, जीएसटी। वो हम लोगों ने पहले ही एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया है। जैसे कि यूपी और महाराष्ट्र में चल रहा है व्यापार, तो वो आईजीएसटी वहाँ पर लगाया जाएगा, है ना। ये देख लिया। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद क्या होती है, जीएसटी परिषद क्यों बनाई गई थी, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। अब मान लीजिए जो भी हम लोगों ने ये यहाँ पर जीएसटी से संबंधित मुद्दे पड़े हुए हैं, कौन कौन से, सबसे पहले तो ये पढ़ा था हम लोगों ने कि भैया ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना। और इसमें ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक कर, मल्टी स्टेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो सप्लाई बेस्ड टैक्स होता है, ये सारे इसी में सम्मिलित कर लिए गए थे, ठीक है। 151वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया था। कब, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया था, 2017 से ही लागू हो गया था, है ना जीएसटी। संसद ने यहाँ पर 4 एक्ट बनाई थी, कौन कौन सी, सीजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और कॉम्प्रीहेंशन एक्ट, क्षतिपूर्ति जो एक्ट था वो।
जो इंटीग्रेटेड था उसमें दोनों ही इंक्लूड है, CGST और SGST, और राज्यों ने इस पर एक एक एक्ट पारित की थे जिसमें था SGST। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भैया राज्य के भीतर कैसे यहाँ पर व्यापार होता है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा है कि यदि दूसरे राज्य में चल रहा हो व्यापार तो कैसे चलता है, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया है ना। इसके बाद देखा है कि कितने कितने परसेंटेज पर कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है, बेसिक गुड्स को, स्टैंडर्ड रेट्स को और लग्जरी को कौन कौन से में रखा गया है, और अभी बहुत सी चीज़ें जो 50% है अभी 0% GST पर भी रखी गई हैं। ठीक है, शराब को GST मुक्त रखा गया, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना कहीं पूछ लिया जाए तो ये शराब को मुक्त। अब करते हैं GST। भैया इन मुद्दों पर अगर कोई पैच फंसता है कि कौन सा 5% में रखा जाए, कौन सा 0% में रखा जाए, कौन सा 12 में, कौन सा 18 में और कौन सा 28 में, यदि कोई भी पैच फंसता है तो वो कहाँ जाएगा, GST परिषद में जाएगा। तो GST परिषद जो है वो इसके नियम फॉलो करवाएगी, जो अपनी नियम विधि है उसकी विधि और नियमों के तहत वो यहाँ पर निर्णय रखेगी और यहाँ पर GST के जो मुद्दे हैं उनको वो वहाँ पर लागू करवाएगी। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्या करना है कि परिषद का जो प्रत्येक निर्णय होगा ना, वो बैठक में उपस्थित जो सदस्य रहेंगे और वोटिंग कम से कम 3/4 वोटरों से किया जाएगा। जो मान लीजिए ये परिषद है उसमें जो उपस्थित सदस्य हैं ना, तो उनके 3/4 सदस्यों के द्वारा किया जाएगी वोटिंग। ठीक है, तो उसको माना जाएगा। और क्या किया जाएगा कि GST परिषद के जो कुल सदस्य हैं उनमें से आधे सदस्यों द्वारा बैठक की गणपूर्ति की जाएगी। तो कम से कम आधे सदस्यों के द्वारा इसकी गणपूर्ति हो जाएगी। अगर आपसे गणपूर्ति का पूछे तो लगाना है आपको आधे सदस्यों द्वारा, और अगर कोई निर्णय की बात पूछे तो कम से कम कितना, 3/4 वोटरों द्वारा। ठीक, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भैया हम लोग यहाँ पर GST परिषद की संरचना की। जो GST परिषद में होते हैं वो होते कौन कौन है, निर्णय कौन कौन लेता है इसमें, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जो अभी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं मान लीजिए अभी सीतारमण जी, वो यहाँ की जो निर्मला ताई हैं वो अभी मान लीजिए GST की अध्यक्ष हैं। ठीक, फिर बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो उपाध्यक्ष कौन रहेगा, राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होता है, वो यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, निर्वाचित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मनोनीत नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, निर्वाचित। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम लोग गलत करके आ जाते हैं, तो निर्वाचित यहाँ पर याद रखना है। फिर सदस्य की बात करते हैं भैया। सदस्य कौन बनता है यहाँ पर, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री। तो सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री रहेंगे वो इसके सदस्य मान लिए जाएंगे, या फिर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो होते हैं ना उनको सदस्य इसका माना जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर GST का नारा कौन सा है, 1 नेशन 1 टैक्स। ठीक है, एक देश एक कर। और GST नंबर अब तो सबको पता ही चल गया कि GST क्या होता है। जब GST शुरू में आया था तब बड़ी हेडेक वाली बात थी, समझना उसको बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन अब GST कितने अंक का होता है ये किसी से पूछ लिया जाए तो GST के बहुत से लोग, खुद ही आप लोगों का GST नंबर आ चुका होगा, तो GST में जो अंक होते हैं वो 15 होते हैं। तो हमें ये इतना याद रखना है, कितने अंक, 15 अंक, और 1 नेशन बनकर। तो ये हम लोगों ने आज टैक्सेशन पूरा देख लिया है GST वाला। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे क्लास के माध्यम से और भी जितने पॉइंट्स बचे हुए हैं, जितनी चीज़ें बची हुई हैं, वो आगे टॉपिक समाप्त कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।